हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चाएं प्रारंभ किए थे। आज इस सीरीज का 9वां दिन है, 9वां वीडियो लेक्चर है। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीधा क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है MSI। MSI स्टैंड्स फॉर, मतलब MSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो MSI है एक प्रकार की आईसी को फैब्रिकेट करने का एक तकनीक है। फैब्रिकेट करना मतलब मैन्युफैक्चर करना, बनाना। आईसी मतलब जैसा कि आप सबको पता है कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ही जॉन बर्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया, सारे स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए ट्रांजिस्टर को हमने मुख्य कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो जनरेशन सेकेंड जनरेशन का कहलाया। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन के बाद जब किल्बी ने आईसी को फैब्रिकेट किया, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को एक छोटे से चिप के रूप में, एक छोटे से हिस्से के रूप में, एक जैसा चिप दैट मीन्स जैसे जिस प्रकार से आप आलू का चिप्स देखे हो, जितना थिन रहता है, पतला रहता है, उसी प्रकार के पतली सी छोटी सी साइज में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को फैब्रिकेट करने की टेक्नोलॉजी का उन्होंने विकास किया। और फिर से उन्होंने विकास करने के बाद जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था, उस ट्रांजिस्टर के जगह में इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। तो जब इंटीग्रेटेड सर्किट को ट्रांजिस्टर है वहाँ से रिप्लेस करके आईसीस का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो कंप्यूटर का तीसरा जनरेशन कहलाया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को फैब्रिकेट करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने की जो उसकी साइज, उसमें यूज्ड कंपोनेंट, फैब्रिकेटेड कंपोनेंट की संख्या के आधार पर उसको हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI बोलते हैं। उसके बाद फिर होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिसको MSI बोलते हैं। फिर उसके बाद VLSI होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो चौथा नंबर का पीढ़ी को हम VLSI बोल सकते हैं। और वर्तमान में 5वें नंबर की पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है करके क्वेश्चन पूछे तो ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आईसी चिप की फैब्रिकेशन में MSI का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर M का मतलब मीडियम है, S का मतलब स्केल और I का मतलब इंटीग्रेशन। तो आईसी को फैब्रिकेट करने की टेक्नोलॉजी को ही हम क्या विभाजन किए, उसमें यूज्ड कंपोनेंट के आधार पर उसको SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पांचवा पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी अगर यूज हो रहा है करके बोलेंगे तो ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किया जा रहा है। तो MSI है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीस को फैब्रिकेट करने का एक टेक्नोलॉजी है, बोल सकते हैं आसान भाषा में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिख रहा है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। जब भी आपको डिस्क के स्पेलिंग में आपको DISK लिखा दिखेगा, ये DISK एक प्रकार की, जब भी यहाँ पर C के बजाय K दिखे रहेगा मतलब समझ जाना कि एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क है। किस प्रकार की डिस्क है ये? मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क एक क्या होता है, पतली सी आपका सर्कुलर शेप्ड आपका क्या होता है, डिस्क होता है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग होता है। और उसी कोटिंग किए हुए मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज करके हम उसमें कोई भी डेटा को क्या करते हैं, राइट और रीडिंग जैसी ऑपरेशन है उसको पूरा करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। और इस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का हम स्टार्टिंग के दौर में हम कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस की तरह हम इसको यूज करते थे। डेटा और इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर करने के लिए स्टार्टिंग में हमने फ्लॉपी डिस्क का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो आपका फ्लॉपी डिस्क उस दौर में आया जब था तो दो साइज था उसके डायमीटर के आधार पर, एक 3.5 इंच का और दूसरा 5.25 इंच का।
तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क जो था, फ्लॉपी डिस्क एक्चुअल में एक्सटर्नल स्टोरेज है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। इसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम भी ले जा सकते हैं। मतलब ये नॉन वोलेटाइल प्रवृत्ति का क्या होता है, स्टोरेज मीडिया होता है। तो ये 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, उसकी स्टोरेज जो क्षमता होता है 1.44 MB होता है, ये MB है, 1.44 MB का डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, एग्जाम में उसी टाइप का ही क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना, और आपकी वो कमेंट, सब्सक्रिप्शन और आपकी ये शेयर मुझे मोटिवेट करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उसी एनर्जी के बेसिस पर मैं अपने काम को करने के लिए मैं हाईली मोटिवेटेड रहूँगा। तो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होता है करके बोलेंगे तो 1.44 MB, और एक 5.25 इंच का आता है, 1.25 इंच बोल सकते हैं, 5.25 इंच। और ये 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी क्या बोलेंगे तो 1.20 MB में ही है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर हुआ। नाउ दी थर्ड क्वेश्चन इज MICR स्टैंड फॉर, मतलब ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो M का मतलब होता है मैग्नेटिक, I का मतलब होता है इंक, और C का मतलब होता है कैरेक्टर, और R का मतलब होता है रीडर या फिर रिकॉग्निशन। तो MICR एक प्रकार की आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है, और इस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस के माध्यम से मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को हम रीड कर सकते हैं। तो रीडिंग पर्पस, रीडिंग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें किसको देना है, कंप्यूटर को। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड करके इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम को ये देने का काम करता है, मतलब ये एक प्रकार की इनपुटिंग डिवाइस। तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है MICR। तो ये मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल खास करके जो चेक होते हैं बैंकों में, तो बैंकों में जो चेक होता है उसमें चेक है, उसमें जो मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल करके उसके सीरियल नंबर को लिखा जाता है, और उसी मैग्नेटिक इंक को रीड करके क्या किया जाता है, पर्टिकुलर चेक है वो किसके नाम से जारी हुआ है, कितने अमाउंट का है, उसको फाइनली वो बैंकिंग संस्थान वाले, बैंक वाले लोग, बैंकर लोग हैं, उसको रीड करके फिर फाइनली कंप्यूटर से वो देख लेते हैं कि ये चेक कब जारी हुआ है, किसके नाम से जारी हुआ है, कितने अमाउंट का है। तो खास मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए जो चेक है उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल बैंकिंग संस्थानों में किया जाता है। तो किस प्रकार का डिवाइस है बोलेंगे तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार की हार्डवेयर है, खास करके बैंकों में इस्तेमाल होने वाले चेक को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज EBCDIC। इसमें इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत सारे फुल फॉर्म है। तो EBCDIC स्टैंड फॉर, मतलब EBCDIC का फुल फॉर्म होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज, C फॉर कोड। एक्सटेंडेड, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज, कोड। क्लियर हुआ। जैसे कि इसमें आपका बी ऑप्शन में एक्सटेंडेड बीट हुआ, तो बीट वाला जैसा चीज जहां जहां पर है वो सब नहीं आएगा, तो ये इनकरेक्ट है बी, और सी भी इनकरेक्ट है। जैसे कि डी ऑप्शन की बात करें तो एक्सटेंडेड बाइनरी ठीक है, लेकिन केस नहीं होता है, कोड की बात चल रही, एक प्रकार की कोड है, और इस पर्टिकुलर कोड को डेवलपमेंट करने का श्रेय जाता है वो IBM कंपनी ने इसका विकास किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये IBM कंपनी अपने मेनफ्रेम कंप्यूटर्स में इस पर्टिकुलर कोड को विभिन्न न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट सिंबल्स है उसको कोडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। वर्तमान में कुछ मेनफ्रेम कंप्यूटर में अब भी EBCDIC कोड का इस्तेमाल किया जाता है, और EBCDIC कोड के जगह में रिमेनिंग जो कंप्यूटर में आजकल ASCII कोड का, ASCII AS अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो EBCDIC कोड कितने बिट का होता है करके बोलेंगे तो 8 बिट, और इस 8 बिट कोड के माध्यम से किसी भी कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हो, चाहे कोई सिंबल हो। तो ये 8 बिट के कॉम्बिनेशन का
8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से किसी भी कैरेक्टर, किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी सिंबल को हम इन 8 बिट की कॉम्बिनेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन डेवलप किया ये पता होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, कौन से कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। कितने बिट का होता है बोलेंगे तो ये 8 बिट का होता है। और रिमेनिंग कंप्यूटर में हम ASCII, जैसा कि कीबोर्ड में अगर हम कोई लेटर अक्षर प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर तो क्या कीबोर्ड हम ए प्रेस करेंगे तो ए CPU नहीं समझता, हो तो बाइनरी 1 0 और 1 को डिजिटल को ही समझता है। तो जैसे ही हम ए बटन को, ए की को प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर कीबोर्ड से जनरेटेड जो डेटा जो रहेगा डिजिटल बिट्स के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड किस प्रकार की कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं करके अगर कोई बोलेगे तो ASCII कोड, एक्सटेंडेड ASCII और ASCII। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, एक भाग है। तो CPU का 3 भाग होता है बताया था मैं, एक को कंट्रोल यूनिट बताया था, दूसरे को अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बताया था और तीसरा जो होता है वो मेमोरी यूनिट। तो एक CPU के 3 हिस्से होते हैं। तो CPU में हम एक्सटर्नली पोर्ट्स के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, वो प्रिंटर को करते हैं, तो प्रिंटर तो CPU का भाग नहीं है। कीबोर्ड भी CPU का भाग नहीं, क्योंकि ये प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुटिंग डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन, डेटा, इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए करते हैं, तो ये CPU का भाग नहीं होता क्योंकि ये तो एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है। माउस तो सर्वाधिक उपयोग होने वाले कि आपका इनपुटिंग डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो ये तो इनपुट डिवाइस है। इसे एक्सटर्नल पोर्ट्स के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो ये भी नहीं होगा। हमारे CPU का जो हिस्सा होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ALU। तो ALU का कभी फुल फॉर्म पूछेगा तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर के CPU का वह भाग जो वेरियस अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सारी गणितीय गणनाओं को संपन्न करने वाले जो भाग है उसी को ALU बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि CPU का एक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ALU। जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस है वो पेरिफेरल डिवाइस है। कंप्यूटर के CPU के सराउंडिंग विभिन्न पोर्ट्स के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, CAD लिखा है। CAD स्टैंड्स फॉर, मतलब CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सबको बता दूं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जब भी कोई भी डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया को कंप्यूटर, हार्डवेयर और विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाए, जैसा कि एक आर्किटेक्चर की अगर बात करो, एक सिविल इंजीनियर की बात करो, किसी घर का, किसी मकान का, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग करता है तो विभिन्न आपका CAD सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपका क्या करता है, मैपिंग करता है, नक्शा तैयार करता है। तो वो एक प्रकार का क्या है, CAD है। कैसे कहने का मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया। तो CAD का फुल फॉर्म कई एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिखा है क्वेश्चन नंबर 7, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जो ईमेल, जो अनवांटेड जो ईमेल आते रहता है, उस अनवांटेड, अवांछनीय जो ईमेल है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक ईमेल। और जंक में ईमेल को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हैकर्स के बारे में पूछा है। ठीक है, हैकर्स और क्रैकर जैसा चीज होता है। तो हैकर जो रहते हैं जनरली हमारे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की सिक्योरिटी फीचर्स को जांचने के लिए उसमें क्या करता है, काम करते रहता है। ठीक है, तो जनरली ये अच्छी चीज़ों के लिए, उसकी गुणवत्ता को, उसके सिक्योरिटी फीचर्स को सुधारने के लिए क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, ये सब नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज। कहने का मतलब किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी फीचर्स को चेक करने के लिए वो क्या करता है
उसकी सिक्योरिटी को तेड़ करके उसकी सिक्योरिटी की फीचर्स को मजबूत करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये पॉजिटिव उद्देश्य से काम करने वाला ये क्या है, व्यक्ति होता है। और क्रैकर जो होता है नेगेटिव उद्देश्य से, अनऑथोराइज्ड तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, डेटा है, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकर बोलते हैं। ठीक है, तो हैकर है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव पर्सन होता है, बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम मतलब कुछ नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हो। उस कंप्यूटर नेटवर्क में कोई एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिसको हम हब बोल सकते हैं, और उस सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड अदर यूजर कंप्यूटर होगा। तो सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो अन्य कंप्यूटर है उसको क्लाइंट बोलते हैं, और सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं। तो हम यूजर लोग, आम जनता लोग एक सर्वर के साथ कनेक्टेड अगर कंप्यूटर को अगर यूज करते हैं तो सर्वर की तरह यूज होता है। वो तो बड़े कैपेसिटी वाला, लार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी वाला, लार्ज डेटा मैनेजमेंट में की कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होता है। जनरली मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट, कुल मिलाकर क्लाइंट मतलब आम यूजर्स, कोई व्यक्ति। तो क्लाइंट आम यूजर्स है, वो अपने काम को करने के लिए जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो तो माइक्रो कंप्यूटर होता है मोस्टली। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, कोई डेस्कटॉप हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है। तो ये सर्वर से, दैट मीन्स एक नेटवर्क के सेंट्रल नोड से कनेक्टेड कंप्यूटर मोस्टली क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। बूट होना मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना। एक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। ये सारे सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर मैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक ह्यूमन बॉडी से अगर तुलना करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं मैं क्या बोल सकता हूं, उसकी आत्मा बोल सकता हूं। कहने का मतलब अगर एक इंसान के शरीर में अगर आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब एक डेड बॉडी की तरह बोल सकते हैं। उसी प्रकार एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर इंस्टॉल ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है बोल सकते हैं। तो उस पूरे शरीर रूपी कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। दो प्रकार की बूटिंग हो सकता है, कोल्ड बूटिंग, कहने का मतलब पहले से ऑलरेडी ऑफ कंप्यूटर को नए सिरे से ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। जब चल रही कंप्यूटर को फोर्सफुली हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, और शट डाउन करके अगर हम उसको रिस्टार्ट करते हैं तो उसको हम वार्म बूटिंग, वार्म मतलब गर्म वाला वार्म। तो दो प्रकार का बूटिंग, एक कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग होता है। तो इसी के साथ हम आज की इस लेक्चर में हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया। अगर ये लेक्चर, ये सीरीज अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।